एक गांव में सुधा और अनामिका दोनों सास बहू रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि 3 वक्त के खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। इतनी मुश्किलें थी ही और उनके पास कोई काम भी नहीं था। वो दोनों सुबह से बिना कुछ खाए पिए ऐसी बैठी हुई थी। तभी सुधा अपनी बहू से कहती है, अरे बेटा अनामिका, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए चक्कर आ रहा है, थकावट लग रही है। कम से कम मुझे थोड़ा पानी ला के दो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी ला के देती हूँ। ऐसा कह के अनामिका तुरंत जाके सासू माँ को एक गिलास पानी ला के देती है। मैं जवान हूँ, मैं अपना भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी परिस्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है। गरीबी में हम पैदा हुए हैं। हिम्मत होने के बाद भी हमें ठीक से काम नहीं मिलता। कभी कभी काम करके जो पैसे कमाते हैं वो 2 दिन का खाने में ही निकल जाता है। कब तक हम इस तरह से गरीबी में जूझते रहेंगे, तुम ही बताओ अनामिका। सुधा की ऐसी बातें सुन के तब अनामिका कहती है, सासू माँ, मैं इस तरह भूख से नहीं तड़प सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ, 4 घर से भीख मांगूंगी तो कम से कम कुछ खाने का तो हो पाएगा। अनामिका की ये बात सुन के सुधा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, अरे ऐसा मत करो, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो पार्वती से मांगते हैं, वो जरूर मदद करेगी। ऐसा सोचकर सुधा पार्वती के यहाँ जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है, पार्वती, पार्वती, एक बार बाहर आना। इस तरह सुधा बुलाती है। पार्वती को पता था कि सुधा आवाज लगा रही है, फिर भी वो जानबूझ के बाहर नहीं आती है। इन भिखारियों का कोई वक्त नहीं होता है, जब मन मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं मांगने। वो अंदर से कहती है। ये सुनकर सुधा कहने लगती है, अरे पार्वती, मैं कोई भिखारी नहीं, तुम्हारी पड़ोसी सुधा हूँ। सुधा की ये बात सुन के पार्वती बाहर निकल आके कहती है, वैसे आप लोग और भिखारी में क्या फर्क है? क्या बात है ये बताइए। पार्वती की ये बात सुन के सुधा बहुत धीमी आवाज में कहने लगती है, वैसा कुछ नहीं, 2 दिनों से कुछ काम नहीं मिला ना, तो हमारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई बचा कुचा खाना है, हमें दे दो खाने के लिए। सुधा कहती है। ये सुनकर पार्वती कहने लगती है, मुझे पता था तुम बस यही पूछने वाली हो। अब तक मैंने तुम्हारा कितना बार पेट भरा है, अब तुम लोग इसका फायदा उठाने लगे हो। हर 2-3 दिन में आके खाना मांगने लगते हो यहाँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे घर में कोई लंगर नहीं लगा है, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। इस तरह से पार्वती अपमान करके उसे भेज देती है। फिर सुधा को देखकर अनामिका कहने लगती है, क्या कहा सासू माँ, उसने आपका इतना अपमान किया? ये सब सुन के तो मेरी भूख ही मर गई। हमने जब भी उससे खाना मांगा तो उसने खाना दिया, पर इस बार जब मांगा तो वो नाराज हो गई। क्या करे सासू माँ, अब आप कैसे अपनी भूख मिटाएंगी? क्या करे, आज लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अपने घर जाने लगे। बीच रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिखता है। सासू माँ, देखिए आम का पेड़, आज ये आम खा के कम से कम हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। ऐसा कहकर वो आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और उसे खा के अपनी भूख मिटाते हैं। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका उठते ही कहने लगती है, सासू माँ, अगर हम इस तरह से घर पे बैठे रहे तो कोई आके हमें काम नहीं देने वाला। हमें खुद जाना होगा और अपने लिए काम ढूंढना होगा। हाँ हाँ बेटा, अगर हम काम नहीं ढूंढेंगे तो हमारी परिस्थिति और खराब हो जाएगी। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी अचानक से गांव के मुखिया राजू उनके सामने से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर अनामिका कहने लगती है, राजू काका, हम सुबह से काम ढूंढ रहे हैं, पर हमें कहीं कोई भी काम नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई काम है तो हमें दे दीजिए, नहीं तो बिना काम के हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह अनामिका अनुरोध करती है। तब मुखिया जी कहते हैं, तुम्हें तो पता है फसल कट चुके हैं, अब जब तक बारिश नहीं होगी तो तुम लोग क्या काम करोगे? आप गांव के मुखिया हैं, ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत दुखी होकर कहती है। उनकी समस्या देखकर मुखिया जी को भी बहुत दुख होता है। ठीक है, तुम्हारी समस्या देखकर बुरा लग रहा है। तुम लोग मेरे घर आके मेरी पत्नी को घर के काम में मदद करना। मैं खाना दूंगा पर पैसे नहीं दे सकता। उन्होंने ऐसा कहा।
फिर ऐसी परिस्थिति थी कि सास बहू को लगा कि खाना तो मिलेगा, इसीलिए वो राजी हो जाते हैं। फिर वो राजू के घर जाते हैं, वहाँ घर का सारा काम करते हैं और जो खाना वो देते हैं वो ले आके 3 बार के लिए वो उसे चलाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन जब राजू के घर का काम खत्म करके वो घर लौट ही रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान मिलता है जो भूख से तड़प रहे थे और कह रहे थे, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, 4 दिनों से खाया नहीं, कुछ खाने का है तो दे दो। इस तरह से वो बुजुर्ग इंसान भीख मांगने लगे। उन्हें देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ, बेचारे वो बुजुर्ग इंसान बहुत तड़प रहा है भूख से, क्या हम अपना खाना उन्हें दे दे? अगर हम उन्हें दे दे तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? ऐसे रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, चलो। ऐसा मत कहिए सासू माँ, कुछ दिन पहले हमारी भी ऐसी ही परिस्थिति थी, आप भूल गई हैं क्या? किसी की ऐसी परिस्थिति देखकर हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। आइए, मैं बात करती हूँ। फिर अनामिका उस बुजुर्ग इंसान के पास जाके अपना खाना उन्हें खाने के लिए दे देती है। वो बहुत खुशी खुशी खाते हैं। फिर एक स्वामी जी में बदल जाते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत आश्चर्य होती है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दयालु स्वभाव की परीक्षा ले रहा था, बस मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे। ऐसा कहकर स्वामी जी उन्हें एक मायावी स्टोव देते हैं। ये एक मायावी स्टोव है, इससे जो खाना मांगोगे वही मिलेगा। भूख मिटाने के लिए जिंदगी भर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तथास्तु। स्वामी जी ऐसा कहकर चले जाते हैं। सास बहू घर लौटने तक आश्चर्य ही रहती है। वो मायावी स्टोव को पास में रखते हैं और अच्छे पकवान के बारे में सोचते हैं। तभी जो जो सोचा था वो सारे पकवान वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ, ईश्वर स्वामी जी के भेष में आके हमारी सारी समस्या का समाधान करके गए हैं। इससे हम अपना एक छोटा सा होटल खोल के व्यापार शुरू कर सकते हैं और साथ ही इसकी मदद से हम गरीबों की भूख भी मिटा सकते हैं। अनामिका ऐसा कहती है। उसकी बात पर शारदा भी तैयार हो जाती है। इस तरह स्वामी जी की कृपा और मायावी स्टोव से वो अमीर हो जाते हैं और साथ ही साथ कई गरीबों की वो भूख भी मिटाते हैं। रामपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की एक बहू रहती थी। उसके पति का नाम था रमेश। अनामिका की सासू माँ शारदा के गांव में बहुत जमीनें थी। उन जमीनों में खेतीबाड़ी करके रमेश अपना परिवार चलाता था। खेतीबाड़ी के काम में अनामिका रमेश को मदद किया करती थी। क्योंकि शारदा की उम्र हो गई थी, इसीलिए वो काम नहीं कर पाती थी और वो घर पे ही रहती थी। तभी एक दिन अनामिका कहती है, अजी, आज मिर्ची के खेत में हमें पानी देना होगा। 2 दिन पहले ही हमने उसमें खाद डाला था, अब जाके उसमें पानी नहीं डाला तो सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, पता है, इतनी छोटी बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बस याद दिला रही थी कि कहीं आप भूल न जाए। क्या बेटा, क्या जल्दी जल्दी करने को कह रही हो? क्या मामला है? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस उनको आज का काम याद दिला रही थी, बस। वैसे मैं भूल गई थी, आज पार्वती के घर में गोद भराई है। वो अपनी बहू की गोद भराई कर रही है। तुम दोनों जल्दी आ जाना, शाम में उस फंक्शन में जाना जरूरी है। ठीक है माँ, अभी मैं निकलता हूँ। इस तरह से रमेश अपनी माँ से कहता है और अपनी पत्नी को लेकर खेत की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाने के दौरान उसके दिमाग में कई तरह की बातें आती है और वो परेशान हो जाता है। क्या हो गया जी? अभी तक तो आप बहुत व्यस्त थे, अचानक से क्या हो गया? ऐसा आप क्या सोचने लगे? पार्वती की बहू और हमारी एक साथ शादी हुई थी, पर अब तक हमारी कोई खुशखबरी नहीं आई। अगर तुम भी गर्भवती होती तो हम भी गोद भराई मनाते ना। अरे आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं? अभी हमारी शादी के 10 साल नहीं हुए हैं, बस 2 साल हुए हैं। आप इस बात को लेके दुखी मत होइए। बहुत जल्द ही हम भी माता पिता जरूर बनेंगे। मैं भी बच्चे को गोद में खिलाना चाहता हूँ अनामिका। अरे, आप ना ये सारी बातें मत सोचिए। अगर आपको इतने ही बच्चे खिलाना है ना, तो मैं गांव से किसी बच्चे को ले आके आपको दे दूंगी खिलाने के लिए, ठीक है? आराम से खिलाते रहिए। पर अगर चाहते हैं कि आपका खुद का बच्चा हो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह उदास मत होइए। पहले चलिए, हमें मिर्ची के खेत में पानी डालना होगा। चलिए जल्दी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश चलने लगता है। फिर अनामिका के दिमाग में ये होने लगता है कि बच्चे होते तो शायद अच्छा ही होता। तब तक अनामिका को एक स्वामी जी दिख जाते हैं। स्वामी जी को देखकर अनामिका कहने लगती है, ये क्या, आपको कोई और रास्ता नहीं मिला?
आप हमारे खेतों के ऊपर से जा रहे हैं। फिर से आइंदा देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। इस तरफ मत आइए। देखो माँ, मैं खेत से चोरी करने वाला चोर नहीं। यहाँ से थोड़ी दूर में ही एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मैं साधना करता हूँ और भीख मांगने के लिए पास के गांव में जाता हूँ। अरे माफ कीजिएगा स्वामी जी, मैंने गलत तरीके से बात की। कोई नहीं बेटा, शक करना इंसान की आदत होती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। खैर, मुझे तुम्हारी चिंता के बारे में पता है। अगर ध्यान के जगह में तुम आती हो तो तुम्हारे संतान प्राप्ति की इच्छा सच हो जाएगी। कल सुबह तुम जरूर आओ बेटा, तुम्हें अपनी समाधान मिल जाएगी। लेकिन तुम अकेले आना, किसी को अपने साथ मत लाना, ठीक है ना? ठीक है स्वामी जी, मैं जरूर आऊंगी। फिर स्वामी जी के कहे मुताबिक अनामिका उनके बताए हुए जगह पे सुबह सुबह मिलने चली जाती है। स्वामी जी को ध्यान करते हुए देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। ध्यान में ही अनामिका आई है ये बात स्वामी जी को पता चल जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके बातें करने लगते हैं। आओ बेटा आओ, तुम्हारा सपना सच होगा, ये ले जाओ, आओ। ये कहकर वो अनामिका को 3 अंडे देते हैं। अनामिका उन तीनों अंडों को ले लेती है, लेकिन अनामिका अंडे देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है। ये 3 अंडे तुम्हारे गर्भ धारण के संभावनाओं को बढ़ाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इन्हें खाने के बाद तुम जरूर से गर्भवती हो जाओगी। 10 महीने के अंदर तुम्हारे घर में बच्चे खेलेंगे। ठीक है स्वामी जी, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मानिए कि मैं बच्चों के लिए जैसे तरस गई थी। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत सुकून मिला। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। ये बात तुम किसी से मत बताना। अगर एक भी अंडा गिर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना। और अभी एक अंडा तुम खा लो। खाओ माँ, खाओ। ठीक है स्वामी जी, जैसा कहा वैसे ही करती हूँ। स्वामी जी के कहे मुताबिक अनामिका एक अंडा खाती है और वहाँ से चली जाती है। स्वामी जी की हर एक बात वो ध्यान पूर्वक याद रखती है और खेत चली जाती है। तब तक वहाँ रमेश आ जाता है। अनामिका रमेश को देखकर बहुत डर जाती है और उन अंडों को वो खेत में छुपाने लगती है। उस वक्त अनामिका को स्वामी जी की कोई बात याद ही नहीं रही। बस उसे डर लग रहा था कि उसके पति आ रहे हैं और वो सब करने लगी। क्या अनामिका, आज तुम बिना बताए खेत में आ गई? तुम बताती तो हम साथ में आते ना। अरे मैं परेशान थी, इसलिए आपको बताना भूल गई। क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। ये कहकर अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। रमेश जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जल्दी से जांच करते हैं और बताते हैं कि अनामिका गर्भवती है। इस बात से रमेश बहुत खुश था। वो अनामिका को घर ले आता है और शारदा को पूरी बात बताता है। बहू गर्भवती है, ये सुन के शारदा भी बहुत खुश होती है। देखो बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम अब गर्भवती हो। अब खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है सासू माँ। सारी रात अनामिका उन अंडों के बारे में ही बस सोचती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश खेत में जा रहा था तो अनामिका भी साथ जा ही रही थी। तभी शारदा आके उसे रोक लेती है। आज आखिरी बार के लिए मुझे खेत जाने दीजिए माँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी, बस मैं बैठ बैठ के देखूंगी और घर आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, जल्दी लौट आना। अरे बेटा रमेश, देखना बहू कुछ ज्यादा काम वाम ना करे वहाँ जाके। शारदा की बातों पे मंजूरी जताकर रमेश अपनी पत्नी अनामिका को लेके खेत की तरफ चला जाता है। वहाँ जाके वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। पूरा खेत अंडे की खेती से भरा हुआ था। फिर अनामिका रमेश को बताती है कि उन अंडों की खेती के पीछे की वजह। अंडे की खेती देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। शारदा ने भी जब अंडे का फसल देखा तो वो भी आश्चर्य हो गई बहू के खेत में ऐसे अंडे के फसल को देखकर। उसके बाद रमेश उन अंडों को बेचकर बहुत पैसे कमाता है। गर्भवती होने की वजह से अनामिका अब घर पे ही रहा करती थी और शारदा इस बात का ख्याल रखती थी ताकि बहू को कोई परेशानी ना हो।